जो अमेंडमेंट है उसके बारे में डिस्कशन कर देता हूं मैं आपके साथ। जो सैलरी है उसके अंदर हमारे पास अमेंडमेंट इंटरेस्ट से रिलेटेड आया। क्या अमेंडमेंट आया? अमेंडमेंट ये आया, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन विच इज क्रेडिटेड टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इंटरेस्ट, इट इज द इनकम फॉर द एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी and it will have the following tax treatment। दो अलग अलग सिचुएशन दे दी मैंने आपको। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो फिर वो पेंशन पे नहीं करेगा, कोई बात नहीं। इस ऐसे केस में क्या करें? Interest which is related to the contribution of the employee up to 2.5 लाख रुपए during the previous year will be exempt under section 10 subsection 12। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए तक का है, उस 2.5 लाख रुपए तक के कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो ब्याज है वो एग्जेप्ट रहेगा। कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो जो उस एक्सेस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। मान लीजिए कंट्रीब्यूशन 3 लाख का है तो 50,000 पे जो एक्सेस अमाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल करना है। इंटरेस्ट रिलेटेड टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय एक्सीडिंग 2.5 लाख रुपए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल बी टैक्सेबल एज द इनकम ऑफ सैलरी। इट विल बी कैलकुलेटेड एज पर द मैनर विच इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 9D। नया रूल आ गया 9D। 9D के मुताबिक आपने उसकी कैलकुलेशंस करनी है। दूसरी सिचुएशन वेयर ओनली एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट्स टू आरपीएफ एंड नो कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय द एम्प्लॉयर। लार्जली ऐसा ही होता है, लार्जली ऐसा ही होता है। एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करता है और एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर पेंशन पे करता है एम्प्लॉय को। हाँ, आपको बताना भूल गया, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरे हिंदुस्तान में, ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोविडेंट फंड में भी पैसा डालता है और पेंशन भी देता है, दोनों काम करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड दिस इज ओनली वन एक्सेप्शन केस अक्रॉस इंडिया। अब आप पूछोगे सर अच्छा ऐसा क्यों, कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा? तो उसके पीछे भी एक छोटा सा कारण है। इंदिरा गांधी हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। उससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं था और बैंक्स को इन्होंने नेशनलाइज कर दिया था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले आए थे। तो स्टेट बैंक के जो एम्प्लॉयज थे, जो उनका यूनियन था, उन्होंने पूरे इंडिया में स्ट्राइक कर दिया था, जिसकी वजह से सारी बैंक की फैसिलिटीज ठप पड़ गई थी। बहुत पुरानी बात है, 1970s की बात है, 1970 के दशक की बात है। उस जमाने में बाकी बैंकिंग सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। वी वर हाईली डिपेंडेंट अपॉन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज भी है लेकिन उस जमाने में बहुत ज़्यादा था। तो इंदिरा गांधी मैडम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो यूनियन थी उनके साथ बात करी स्ट्राइक ख़त्म करने के लिए, और उनकी यूनियन की बहुत सारी शर्तें थी। उन शर्तों में से एक शर्त थी कि साहब हमारे पीएफ में भी पैसा डालोगे, पेंशन भी दोगे। जब ये बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज की मानी गई तो एक्सेप्शन केस बन गया। इसके अलावा और कोई भी केस नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। आगे की बात सुनेगा, अगर सिर्फ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 5 लाख रुपए तक का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसका जो इंटरेस्ट होगा वो एग्जाम कर दिया जाएगा, और 5 लाख के बियॉन्ड जो अमाउंट होगा, एक्सेस अमाउंट जो होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट को टैक्सेबल करेंगे। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए रूल नंबर 9D है। उदाहरण के तौर पे एम्प्लॉय ने प्रोविडेंट फंड में 6 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे तो 6 लाख में से 5 लाख रुपए छोड़ दो, एक्सेस 1 लाख रुपए है, उस 1 लाख का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए रूल नंबर 9D नया रूल आ गया। नाउ द इशू इज कि 9D में कैलकुलेशन करनी कैसे है। ये जो रूल नंबर 9D है ये बड़ा सिंपल सा है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी हेडेक नहीं है, इन्होंने बहुत सिंपल सा रूल बना दिया। ये कहते हैं कि साहब जितना भी पैसा कंट्रीब्यूशन में गया है उस
कंट्रीब्यूशन को या उस पैसे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, टैक्सेबल पार्ट एंड नॉन टैक्सेबल पार्ट। जैसे कि मान लीजिए अगर इंप्लॉई अकेला कंट्रीब्यूशन कर रहा है प्रोविडेंट फंड में, तो 5 लाख रुपए तक का पैसा नॉन टैक्सेबल पार्ट में चला गया, 5 लाख से ज्यादा जो है वो टैक्सेबल पार्ट में चला गया। जो 5 लाख रुपए तक का पैसा है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालो, जो भी इंटरेस्ट है वो एग्जाम कर दो, और जो एक्सेस 1 लाख रुपए है जो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन है, उस टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट निकालो और इंटरेस्ट को टैक्सेबल कर दो। और हर साल ये प्रोसेस करो। अगर इस साल 6 लाख था तो आपने 5 अलग कर दिया, 1 लाख अलग कर दिया, अगले साल दोबारा से 6 लाख है, तो अब क्या हो जाएगा, जो पहले 5 था अब वो बढ़ के 10 हो जाएगा, 10 का इंटरेस्ट निकालो, एग्जाम कर दो। जो टैक्सेबल पार्ट था वो पहले 1 लाख था, अब वो डबल होकर 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख का इंटरेस्ट निकालो, टैक्सेबल कर दो। और इस बात का ये ध्यान रखिएगा, अगर पिछले साल या इस साल कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में से विड्रॉ किया था उसे माइनस कर देना यार। तो दैट मीन्स आपने बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, उस क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस करनी है। दिस इज योर बेसिकली रूल नंबर 9D। आओ जरा एक बार देखते हैं, एग्जाम्पल भी दिया मैंने आपको इसका। रूल नंबर 9D, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इंटरेस्ट related to the contribution in the statutory provident fund or recognized provident fund exceeding the specified limit. Now what is that specified limit? मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। The taxable interest accrued during the previous year shall be computed during the previous year in the taxable contribution account. तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके टोटल कंट्रीब्यूशन के 2 हिस्से हो जाएंगे, टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अलग कर देना, नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अलग कर देना। फॉर दिस पर्पस अ सेपरेट अकाउंट विद इन द प्रोविडेंट फंड अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड फॉर द टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन एंड नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन। तो प्रोविडेंट फंड के ही 2 हिस्से हो जाएंगे, टैक्सेबल पार्ट अलग कर देंगे, नॉन टैक्सेबल पार्ट अलग कर देंगे। जो नॉन टैक्सेबल पार्ट का इंटरेस्ट है वो भी एग्जेम्प्ट कर देंगे, जो टैक्सेबल पार्ट का इंटरेस्ट है वो उसका इंटरेस्ट को भी टैक्सेबल कर देंगे। नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट विल बी द एग्रीगेट ऑफ, नॉन टैक्सेबल पार्ट जो होगा वो एग्रीगेट होगा, किसका एग्रीगेट होगा जी, द क्लोजिंग बैलेंस इन द अकाउंट ऑन 31 मार्च 2021। क्योंकि ये सिस्टम 2021-2022 से इंट्रोड्यूस हो रहा है, पिछले साल से इंट्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से इन्होंने कहा कि 31 मार्च 2021 में आपके पीएफ का जितना भी पैसा था उसको सारा नॉन टैक्सेबल मानेंगे। उसके अंदर आप ऐड कर देना कंट्रीब्यूशन ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग द ईयर 21-22 एंड द सब्सिक्वेंट ईयर व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट। अगेन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन में क्या रहेगा, अगर इंप्लॉई सिर्फ अकेला पीएफ में डाल रहा है तो 5 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन नॉन टैक्सेबल बनाएगा, और 5 लाख के एक्सेस जो होगा, हमारे एग्जाम्पल में 1 लाख रुपए था, 6 लाख का एग्जाम्पल लिया था, तो वो 1 लाख रुपए का जो एक्सेस अमाउंट है वो कहां पर जाएगा, टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन में जाएगा। उस टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन के ऊपर ब्याज निकलेगा। फिर इंटरेस्ट विच एक्रू ऑन पॉइंट 1 एंड 2, जो ऊपर वाले 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों के इंटरेस्ट की बात हो रही है, एज इट इज रिड्यूस बाय द विड्रॉल्स इफ एनी फ्रॉम सच अकाउंट। अगर इस अकाउंट में से कुछ पैसा विड्रॉ किया है उससे माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन टोटल 6 लाख था हमारे एग्जाम्पल में, 5 लाख में एग्जाम में गया, 1 लाख में टैक्सेबल में गया। तो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन शैल बी द एग्रीगेट ऑफ the contributions which is made by the person during the previous year 21-22 and the subsequent previous year which is in excess of the threshold limit. Now what is the threshold limit? अभी बार बार बताया यार, कई बार बताया, आखिरी बार बता रहा हूँ। The threshold limit is 5 लाख रुपए only when employee contributes to RPF account and no contribution is made by the employer, and 2.5 लाख रुपए when both employer and employee they contribute to the आरपीएफ अकाउंट। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा जो भी टैक्सेबल अमाउंट है उस टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी। नाउ इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन
मैं फ्रेम नहीं कर पाया कुछ भी, या ऐसे कहो कि मैंने जानबूझ के फ्रेम नहीं करा। मैं वेट कर रहा हूँ, अभी सी इंस्टीट्यूट का आरटीपी आएगा मार्च के महीने में, और उसके बाद एक अप्रैल के महीने में एमटीपी आएगा, सॉरी, और आरटीपी भी आएगा। तो अभी 3 पेपर आने हैं, एक आरटीपी एमटीपी की 2 सीरीज। मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात बोल रहा हूँ, एंड आई बी सरप्राइज अगर ये नहीं होता। मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि सी इंस्टीट्यूट डेफिनेटली आरटीपी में या एमटीपी 1 एमटीपी 2 के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा। मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात बोल रहा हूँ। और अगर वो ऐसा सी इंस्टीट्यूट इसका क्वेश्चन नहीं डालता तो आई विल बी सरप्राइज एज हेल। तो मैं वेट करता हूँ एक बार सी इंस्टीट्यूट का वो आरटीपी और एमटीपी आ जाए, उसके अंदर एग्जाम्पल दिया होगा वो मैं आपको जरूर करवाऊंगा। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर भी मैंने अपनी तरह से बनाया, आओ जरा देखें वो क्या है। बी वेरी वेरी केयरफुल, ध्यान से देखिएगा। An employee makes contribution of 3 lakh rupees in the RPF account during the previous year 21-22। एक एम्प्लॉई है, ईयर 21-22 में उसने 3 लाख रुपए आरपीएफ अकाउंट के अंदर डाले हैं। आपको इसमें बता देता हूं कि ये जो आरपीएफ अकाउंट में 3 लाख रुपए डाले हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको कुछ बातें आगे लिख के दी है। चलो एक बार आगे पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आपको बता ही दूंगा मैं। तो एम्प्लॉय ने 3 लाख रुपए का पैसा आरपीएफ अकाउंट के अंदर डाला इन द फाइनेंशियल 21-22, जो पिछला साल था। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आरपीएफ अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 21 वाज 20 लाख रुपए। अब ये जो 20 लाख रुपए है, ये सारा का सारा नॉन टैक्सेबल माना जाएगा। द टोटल कंट्रीब्यूशन इन द आरपीएफ ड्यूरिंग द ईयर 21-22 वाज 3 लाख रुपए, एंड हेंस 2,50,000 रुपए का आरपीएफ कंट्रीब्यूशन विल बी क्रेडिटेड टुवर्ड्स नॉन टैक्सेबल अकाउंट एंड 50,000 रुपए विल बी क्रेडिटेड टू द टैक्सेबल अकाउंट। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोविडेंट फंड में। द बैलेंस इन नॉन टैक्सेबल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2022 इज नाउ 22,50,000 रुपए। कैसे आया 22,50,000 रुपए? ओपनिंग वाला 20 लाख रुपए वो तो हमेशा नॉन टैक्सेबल माना जाएगा, और उसके अंदर 3 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में चला गया। तो 20 प्लस 2.5 इज 22,50,000 रुपए। ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 21 इज नॉन टैक्सेबल, ऑब्वियस सी बात है। एंड द टैक्सेबल अमाउंट शैल बी ओनली 50,000 रुपीज। देयरफॉर interest will be provided on 50,000 rupees for the financial year 21-22 and will be taxable in the hands of the employee। और उसके बाद फिर 22-23 में भी आपने उसे टैक्सेबल कर देना है ऐड करके। तो ये आपके पास एक अमेंडमेंट आया रूल नंबर 9D का। मैंने क्लास के अंदर भी इसको डिस्कस नहीं करा था कि क्लैरिटी एक बार मिल जाए कि एग्जैक्टली क्या है कैसे है। तो मैंने अब आपके साथ रूल नंबर 9D डिस्कस कर दिया एग्जाम्पल के साथ में। और सैलरी के चैप्टर में एक और अमेंडमेंट है, और वो अमेंडमेंट है रिलेटेड टू मेडिकल परक्विजिट्स। रिलेटेड टू मेडिकल परक्विजिट्स, इन्होंने मेडिकल परक्विजिट्स में भी एक बदलाव किया। वो बदलाव बड़ा जायज़ सा बदलाव है, वो होना भी चाहिए था, क्योंकि अगर आप एग्जेम्प्टेड इनकम्स के अंदर या गिफ्ट के अंदर चेंज कर रहे हो तो सैलरी में भी चेंज होना ही चाहिए था। दैट इज रिलेटेड टू मेडिकल परक्विजिट्स में रिलेटेड टू द कोविड ट्रीटमेंट। आपको याद है हम लोग मेडिकल फैसिलिटीज को 2 पार्ट से डिवाइड करते हैं। वन, इट गोज इज फैसिलिटीज इन इंडिया एंड द सेकंड गोज एज फैसिलिटीज आउटसाइड इंडिया। तो जो फैसिलिटीज इन इंडिया है उसके अंदर तो बहुत सारी बातें आती है कि अगर हॉस्पिटल वगैरह गवर्नमेंट का सॉरी एम्प्लॉयर का अपना है तो जो भी इलाज होगा वो एग्जेम्प्ट होता है। अगर अपना नहीं है लेकिन वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो चाहे वो इलाज किया जाए या रीइंबर्समेंट किया जाए, दोनों एग्जेम्प्ट आते हैं। फिर अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीज के लिए हॉस्पिटल अप्रूव्ड है तो उसके अंदर अगर इलाज किया जाए तो भी एग्जेम्प्ट आता है। अगर मेडिकल इंश्योरेंस या ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस है तो वो भी एग्जेम्प्ट आता है। और इस बार नया पॉइंट डाल दिया। नया पॉइंट देखो क्या है। मेडिकल एक्सपेंसेस which are paid by the employer for expenses incurred by the employer relating to any illness related to COVID-19 subject to the following condition
that the employee shall submit the following documents to the employer. अगेन मोटी मोटी बात ये हुआ कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ऊपर या एम्प्लॉय के घर परिवार में किसी के ऊपर कोविड-19 के बीमारी के ऊपर खर्चा कर रहा है या कोविड-19 से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, बार बार बता रहा हूं, ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी आई थी जहां पे लंग्स में फंगस जम जाता है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर वो वाली बीमारी हुई है तो वो बीमारी या ऐसी कोई और बीमारी जो कोविड-19 से जुड़ी हुई है उसके इलाज के ऊपर जो खर्चा होगा वो भी एग्जेम्प्ट रखा गया है, अगर कुछ शर्तें पूरी हो जाए। शर्तें बार बार वही हैं जो थोड़ी देर पहले पढ़ के आ रहे थे। कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट संभाल के रखना भाई, अपना भी, एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉय के घर परिवार वालों का भी। या फिर अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो हॉस्पिटल वालों ने जो कोविड-19 की रिपोर्ट निकाली थी, पॉजिटिव रिपोर्ट निकाली थी, वो वाली रिपोर्ट संभाल के रखना। दूसरा, जो भी मेडिकल डायग्नोसिस किया गया और उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट किया गया, दवाइयाँ वगैरह दी गई, उसके जो भी रिपोर्ट्स है वो सारी संभाल के रखना। और साथ साथ में जो भी खर्चा हो रहा है उस खर्चे की से रिलेटेड एक सर्टिफिकेशंस लेने होंगे और वो सर्टिफिकेशंस वगैरह बना के संभाल के रखने होंगे रिलेटेड टू द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय के घर परिवार वाले लोगों को। तो पढ़ लीजिए पॉइंट नंबर 3, अ सर्टिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 और इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19 ऑफ द एम्प्लॉय और द फैमिली मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय, वो सर्टिफिकेशंस भी आपको लेने होंगे, संभाल के रखने होंगे। तो कोविड-19 से रिलेटेड 3 जगहों पे अमेंडमेंट आ गया। गिफ्ट में अमेंडमेंट आया 2 और सैलरी में भी अमेंडमेंट आया। सैलरी का रूल नंबर 9D है, वो भी आपने जरूर करके जाना है। और इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में देयर इज नो अमेंडमेंट। और हाउस प्रॉपर्टी के बाद बाकी के जो चैप्टर्स हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, उनके अंदर भी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं।